फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कृत अननोन फैक्ट्स। आज हम एक नया विषय चर्चा करने जा रहा है, संस्कृतम जनभाषा भवेत्, अर्थात संस्कृत को राष्ट्रभाषा की दर्जा दिया जाए या नहीं। तो पहले हम जानते हैं संस्कृत क्या है, इस भाषा में क्या है। हमेशा लोग कहते हैं कि संस्कृत एक मृतप्राय भाषा है, अर्थात संस्कृत का प्रचलन अभी नहीं है। ये केवल शास्त्रों में, पूजा अर्चन में, शादी ब्याह में और श्राद्धादि अनुष्ठान में ही इसका प्रयोग है। और इसके अलावा संस्कृत का कोई प्रयोग नहीं है। बट ये दरअसल गलत है, क्योंकि संस्कृत एक साइंटिफिकल लैंग्वेज है। कंप्यूटर में सबसे उपयोगी भाषा संस्कृत है। नासा का एक विज्ञानी ने रिसर्च करके बताया संस्कृत है सबसे उपयोगी भाषा। क्यों? संस्कृत एक पद निर्भर भाषा है। इसमें जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं आई गो टू होम, बट अगर इंग्लिश में हम ये बोले टू आई गो होम तो ये रंग होगा, या होम आई गो टू रंग होगा। बट संस्कृत में इसी को ट्रांसलेट करके अगर हम बोले अहं गृहम गच्छामि, ये भी सही है। गच्छामि अहम गृहम, ये भी सही है। गृहम गच्छामि अहम, ये भी सही है। क्योंकि संस्कृत का एक एक पद उसी का अर्थ निर्धारण करता है, इसलिए वो कहीं पे भी बैठ जाए, आगे पीछे इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है जिसको आगे ही लगाना है या पीछे लगाना है। किंतु इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह जो टेंस होता है बड़ा प्रकार का, उसी का अलग अलग फंक्शन के हिसाब से बैठना पड़ता है। अगर वो फंक्शन गलत हो जाएगा तो इंग्लिश वो रंग हो जाएगा। इसीलिए नासा में जो मंगल में, चांद में जो भेजते हैं, उस तरह उधर से जो सैटेलाइट भेजते हैं, सैटेलाइट से जो मैसेज आता है, ये मैसेज घूम जाता है, हमेशा के लिए घूम जाता है। क्योंकि हम स्पेस में भेजते हैं, उसके बाद वो लोग जो वार्ता भेजते हैं, जैसे जो वार्ता वो हमेशा घूम जाता है। इसीलिए इंग्लिश में होगा तो वो घूम जाएगा, तो उसका सेंटेंस का कोई अर्थ ही नहीं पता चलेगा। ये छोटा वाक्य है, इसलिए हमको समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा घुमा दिया। बट जब कोई बड़ा सेंटेंस, बड़ा मैसेज आएगा तो वो घूम जाएगा, तो उसका अर्थ पता नहीं चलेगा। बट अगर वो लैंग्वेज संस्कृत हो तो हम लोग को अर्थ निकालने में कोई दिक्कत नहीं। वो इधर इधर कितना भी घूम जाए, उसका आगे पीछे वर्ड, आगे पीछे उसका जो शब्द है वो घूम जाए तो उसका अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए नासा ने देखा है संस्कृत सबसे कंप्यूटर में उपयोगी भाषा है। और संस्कृत में इतना सरल लैंग्वेज है क्योंकि संस्कृत विश्व का सबसे कंप्यूटर में उपयोगी एवं सरलतम भाषा है। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर संस्कृत में बनेगा, क्योंकि संस्कृत में जो हम बोलते हैं वही हम उच्चारण करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए इंग्लिश में KNOW नो और एनो नो, उच्चारण एक ही है, बट उसका अर्थ नो मतलब जानना, KNOW, और एनो नो मतलब नहीं। तो दोनों नो उसका उच्चारण, स्पेलिंग एक ही जैसा है, बट उसको हम जब बोलेंगे उसका अर्थ क्या होगा, उसी हिसाब से कंप्यूटर कौन नो लेगा, एनो नो ना KNOW नो। इसी तरह शन, TION शन होता है, और SION शन होता है। जैसे सेशन में SION शन होता है। उसके बाद नेशन, नेशन में TION शन होता है। तो अगर हम बोलेंगे सेशन तो कंप्यूटर के ये सोचना पड़ेगा जो वो कौन शन लगी, TION शन या SION शन, तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए टॉकिंग कंप्यूटर बनाने में नेक्स्ट जनरेशन 2025 में जो बनेगा उसमें क्या है ना, संस्कृत में उसका लैंग्वेज रहेगा, क्योंकि संस्कृत में लैंग्वेज रहेगा तो उसका जैसा उच्चारण है उसी तरह उसका शब्द लिखना पड़ता है। क्योंकि उच्चारण गलत होगा और उसका लिखने में भी गलत होगा। संस्कृत में एक जैसा उच्चारण का दो वर्ड नहीं मिलेगा। हम अगर बोलेंगे नराहा तो हमको नौ रा आकर विसर्ग देना पड़ेगा। न रही तो नर और तृतीया बहुवचन में न रही, ऐसे लिखना होगा। जैसा उच्चारण वैसा लिखना। दो सेम उच्चारण का एक जैसा कभी भी संस्कृत में नहीं मिलता है। इसीलिए संस्कृत है
सबसे उच्चारण के दृष्टि में सबसे शुद्ध भाषा है। तो इस शुद्ध भाषा को आप कंप्यूटर में लाने के लिए बहुत काम चल रहा है। इसीलिए हैदराबाद के एक यूनिवर्सिटी में कोडिंग लैंग्वेज के बारे में आप लोग जानते हैं, बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर में, वो कोडिंग लैंग्वेज में संस्कृत को इनपुट करने के लिए बहुत सारा काम चल रहा है। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है संस्कृत में बनेगा। तो इसीलिए टॉकिंग कंप्यूटर जो बनेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत दिक्कत है। और दूसरा भाषा का बात हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश सबसे ऑफिशियल लैंग्वेज की, सभी इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है इसको सबसे मानना सरल कहा जाता है। सब लगभग ज़्यादातर देश में ये ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है। बट संस्कृत में अगर इसी तरह कंप्यूटर बन जाएगा, इसी तरह जो स्पेस सेंटर है इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होगा और वो लोग अगर संस्कृत में कंप्यूटर बना लेंगे तो दूर भविष्य में संस्कृत को ही सबको अपनाना पड़ेगा, संस्कृत में बात बोलना होगा। और भारत में जैसे कि जब चुनाव हुआ था, जो राष्ट्रभाषा कौन सा होना चाहिए, संस्कृत या हिंदी, तब दोनों में समान वोट आया था। बट जब दोनों में समान एक जैसा चुनाव में जब फल आ जाता है तो उसमें राष्ट्रपति अपना मत दर्ज करता था। राष्ट्रपति जो था हिंदी भाषी था, उन्होंने अपना वोट हिंदी भाषा में दिए, इसलिए क्या हो गया, हिंदी को दर्जा मिल गया राजभाषा। बट संस्कृत अगर राजभाषा होता, राष्ट्रभाषा होता, तो जैसे साउथ वाला और साउथ में जितना सारा राज्य है वो सब इंग्लिश उतना को अपनाना नहीं पाए। अभी भी उन लोग के अंदर ठीक है, हीनमानता भाव है। अगर आप साउथ में चल जाएंगे तो गाड़ी बस ट्रेन में सफ़र करेंगे, ऑटो में, तो आप हिंदी बोलेंगे तो उन लोग थोड़ा डिमोटिवेट करते हैं। कभी भी हमें एक बार गए थे तो हमको ऑटो में नहीं चला, हिंदी बोले, तो फिर हम इंग्लिश बोले तो ऑटो में, तब जाकर हमको मिला। तो ये जो भारत जो है इसमें अब इतना सारा राज्य है, 28 अब राज्य हो गया और 9 अंग राज्य हो गया। ये पूरा एक विविधता है, अलग अलग भाषा, बहुत 22 लैंग्वेज है ऑफिशियल। ये सब भाषा, सब अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा, खाद्य, सब अलग अलग है। बट संस्कृत ऐसा है सबको एक करता है, क्योंकि संस्कृत से ही बहुत सारा भाषा आया है, सब बहुत सारा भाषा का जननी है संस्कृत। जैसे हिंदी, बंगाली, नेपाली, जो भाषा, गुजराती, मराठी, ये सब भाषा का जननी है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत है सबसे प्राचीन भाषा, भारतीय आर्य गोष्ठी का भाषा है। ये जो एक गोष्ठी है, भारत में 4 भाषा गोष्ठी है, उसमें से जो भारतीय आर्य गोष्ठी है उसी से संस्कृत भाषा का उत्पत्ति हुआ। किंतु साउथ में कभी कभी जो द्राविड़ भाषा गोष्ठी है उसको सभी से लोग प्राचीन कहते हैं। जो द्राविड़ भाषा गोष्ठी से जो तमिल, तेलुगु, ये सब अलग से आया तो इसको लोग प्राचीन कहते हैं। बट संस्कृत को सब अपना सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, क्योंकि संस्कृत का जो शब्द भंडार है ये बहुत सा शब्द भंडार है। संस्कृत में शब्दों से ही इंग्लिश बोले और उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, सभी में बहुत सारा तत्सम तत्व शब्दों के रूप में आया है। इसलिए संस्कृत एक अर्थपूर्ण, भाव गंभीर एवं संपूर्ण भाषा है। संस्कृत में अगर शब्द रूप जो है एक जैसे सूर्य का बहुत सारा, भानु, दिवाकर, बहुत सारा समार्थक शब्द है, उसमें आपको अकारांत शब्द हर एक मान लो। अब लता शब्द रूप अलग होता है, मुनि, किंतु संस्कृत में वही मुनि का ऐसा प्रतिशब्द है तो आपको अकारांत मिल जाएगा। तो अकारांत शब्द रूप अगर हम अच्छे से पढ़ ले तो कहीं भी इकारांत, उकारांत, उकारांत कुछ भी शब्द हो, उसका अगर प्रतिशब्द हमको पता है तो हम अकारांत शब्द उसको बना सकते हैं। इसीलिए संस्कृत में जे इतना हार्ड, इतना ज़्यादा शब्द रूप याद करना है, 4000 से लगभग 3900, लगभग 4000 ही मान लीजिए धातु रूप, ये याद करना है, ऐसा नहीं है। संस्कृत में आप अच्छा से उसका गठन
सूत्र याद कर लीजिएगा तो आप ये भाषा कठिन नहीं है। आप तो संस्कृत जो भारती है प्रोग्राम करके 10 दिन में संस्कृत बोलना सिखा देते हैं। ऐसा कोई भाषा हम नहीं देखे आज तक जो 10 दिन में उसका बोलना पूरा सिखा दी देंगे। तो और भी वो कोई शिक्षित व्यक्ति को नहीं, वो ऑटो वाला रिक्शा वाला अनपढ़ आदमी भी उसको अपना सकते, 10 दिन में पूरा संस्कृत बोल सकते। तो इतना सरल भाषा को अगर हम राष्ट्रभाषा के हिसाब से चुन ले तो जैसे कि जो विविध जो दांगा जो धर्म विद्वेष ये सब होता है, ये सब नहीं होगा। संस्कृत को आप धर्मों के हिसाब से, हिंदू धर्मों के हिसाब से, भाषा के हिसाब से नहीं देखना। ये सबके लिए भाषा है, सबको ग्रहण योग्य है, सब भाषा का जननी है। इसी तरह संस्कृत को अपनाना चाहिए। बट संस्कृत का ये तो हो गया उसका भाषागत तो वैशिष्ट गठन। अब उसको संपद के ऊपर हम आते हैं। संस्कृत भाषा पहले भारत में पूरा कथाभाषा भी था, क्योंकि एक बार भोज ने अपना जंगल में गया और एक कुठाड़ी से बोला भारम भजते, तो कुठाड़ी ने बोला जो बात धातु है हम लोग जानते आत्मनेपदम है, बट कुठाड़ी ने बोला जी राजा आपका बात जो हमको दुख दे रहा है, ऐसा मेरे ऊपर जो लकड़ी है उतना भार नहीं बैठ रहा है, क्योंकि बात धातु राजा भोज ने परसमी पद यूज़ किया बट उसका आत्मनि पद होगा। ये एक कुठारियों को भी पता था। तो मान लीजिए संस्कृत कथ्य भाषा ही था कि नहीं, एक कुठारी को संस्कृत बोलते थे और वो राजा का गलती पकड़ा दे रहे थे। इससे पता चलता है संस्कृत कथ्य भाषा था। किंतु बाद में पाली प्राकृत ये सब आकर धीरे धीरे संस्कृत जो भाषा है वो राजभाषा लिखित भाषा के रूप में प्रचलित हुई। तो संस्कृत का अगर हम भांडार देखें, पहले जितना भी ग्रंथ था वो संस्कृत में रचना हुआ करता था। जैसे कि चिकित्सा शास्त्र, सुश्रुत, चरक, इन दोनों का रचना सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। सर्जरी का पहला जो बुक माना जाता है, सुश्रुत सर्जरी को गुरु माना जाता है, क्योंकि उसी का ग्रंथ में सर्जरी के बहुत सारा यंत्र और उसी से सर्जरी कैसे किया जाता है पूरा डिटेल्स में बता चुका है। तो सर्जरी का जो मूल वो भारत है, किंतु हम लोग अब क्या, पहले लोग आता था भारत में पढ़ने के लिए, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये सब महाविद्यालय एकमात्र भारत में ही था, ज्ञानपीठ था। बट अब हम लोग जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए। तो देखिए संस्कृत को हम कितना दूर कर लिए, इसलिए हम लोग का भी विदेश में ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, ये सब विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहा है। बट संस्कृत जब भाषा था तब नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जो पृथ्वी का प्रथम विश्वविद्यालय है सब भारत में था। और सब इसमें व्याकरण, गणित, चर्चा, चिकित्सा, शास्त्र, समस्त विद्या का पढ़ाई होता था और सब लोग सभी देश से इधर आता था पढ़ने के लिए। अब क्या हो रहा है, हम लोग जा रहा है। ये पतन किस लिए, क्योंकि हम लोग संस्कृत को दूर हटा दिए और संस्कृत के ग्रंथ हम पढ़ नहीं पाते हैं। आप जर्मनी में 12 के ऊपर विश्वविद्यालय है संस्कृत का, स्कूल में संस्कृत कंपलसरी है। कनाडा, अमेरिका सब में संस्कृत, जापान में बहुत सारा संस्कृत का प्रचलित है। वो लोग संस्कृत ग्रंथ पढ़ के उसी से नया नया चीज़ आविष्कार करके नोबेल प्राइज ये सब ले रहा है और हम लोग संस्कृत को दूर हटा रहा है। इसीलिए संस्कृत को अगर हम अपनाएं, उसका जो ग्रंथ है, प्राचीन जो भांडार है, उसी से हम लोग एक नया नया चीज़ आविष्कार कर सकते हैं। अब तक तो हम लोग पढ़े नहीं संस्कृत में सोलर ट्रेन, सोलर सबमेरीन, ये सब का बात उल्लेख है अथर्ववेद में। मेरा एक आर्टिकल में हम इसको दर्ज किया है, अथर्ववेद का श्लोक उसको उसमें दिया है मंत्र। तो इसमें हम लोग को ये पता चलता है अभी भी बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग आविष्कार नहीं कर पाए, बट वो सब संस्कृत ग्रंथ में भरा हुआ है। विदेश लोग जब ईस्ट इंडिया कंपनी और विदेशी भारत छोड़ने के टाइम भारत का ग्रंथ को लेकर गए और वो ग्रंथ में जो सुनाई का कवर था उसको छोड़ दिया, बट ग्रंथ को लेकर गए। और आयुर्वेदिक, चिकित्सा शास्त्रों, खगोल विद्या, वास्तुशास्त्र ये सब ग्रंथ ले गए और भारत के लिए केवल जो रोमांटिक ग्रंथ छोड़ कर गए। और हम लोग वो सब रोमांटिक पढ़ के सोचते संस्कृत में ऐसा ऐसा लिखा रहता है, संस्कृत में क्या है, कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है। संस्कृत जो है, संस्कृत का जो भंडार है, संस्कृत में लिखा हुआ जो ग्रंथ है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें
संस्कृत का ग्रंथ नहीं मिलता है। वास्तुशास्त्र जिसको हम अभी कहाँ एक ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनाए, कहाँ दरवाज़ा, कहाँ खिड़की, कहाँ लैट्रिन बाथरूम, ये सब हम लोग कभी इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। किंतु पहले का ज़माना में आप देखिए, बड़ा बड़ा मंदिर, अंकर भट्ट मंदिर, उसके बाद रामेश्वरम मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये सब जो पल्लव शिल्प था, ये सब शिल्पों, इसमें कोई इंजीनियर नहीं था। सब ये जो वास्तुशास्त्रों, संस्कृत में मेन ग्रंथ है वास्तुशास्त्र का, ब्रह्मा जी ने जो रचना किया है उसी ग्रंथ से पढ़ के अपना सब बनाता थे। तो ये विद्वान लोग अपना स्ट्रक्चर बनाते थे, उसका सब कुछ बना के मिस्त्री लोग को समझा देते थे। तो इस तरह आप देखिए, जो नया इंजीनियर है वो ब्रिज बनाता है, गिर जाता है, पोल बनाता है, यूँ गिर जाता है आदमी का। किंतु पहले ज़माना में इतना मंदिर, ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनाई, अभी तक इतना पूरी में अम्फान झड़ हो गया फनी, उसमें सब बिल्डिंग कुछ ना कुछ गिर गया, किंतु पूरी का मंदिर का कुछ नहीं हुआ। ये जो बनावट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वास्तुशास्त्र का जो नियम नीति से बनाया गया है, तो इससे हमको पता चलता है जो पुराना जमाना का जो ग्रंथ है और उसका जो शास्त्र, उसका जो ज्ञान है, वो आप नहीं है। हम लोग हालांकि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और सिविल इंजीनियर पढ़ रहे हैं, किंतु पहले ज़माना का जो विद्या है उसको अभी हम लोग पार नहीं कर पाए, उसी में सब है। अथर्ववेद में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप बहुत सारा बीमारी का वो जो औषध है वो सब अथर्ववेद में है। रिसेंट के हम लोग केवल ये जो हम वास्तुशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के बारे में बताए, ये नहीं, खगोल विद्या, भूगोल विद्या है। जैसे ज्योतिर्विज्ञान में संस्कृत में लिखा है, सूरज स्थिर है और पृथ्वी उसके पास घूम रहा है, और पृथ्वी के साथ अन्य जो नवग्रह है वो भी घूम रहा है। सूरज से पृथ्वी का दूरत्व कितना होगा, पृथ्वी से चाँद का दूरत्व कितना होगा, ये सब कुछ हमको मिल जाएगा आर्यभट्ट का ग्रंथ में, वराहमिहिर का ग्रंथ में, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम ग्रंथ, वराहमिहिर का पंचसिद्धांति का ग्रंथों में हम लोग देख पाएंगे। जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक व्याख्या उसमें लिखा है, भूछाया, भूछाया मतलब होता है पृथ्वी का छाया से जो बनता है हम लोग का, ये जो पृथ्वी का छाया चाँद के ऊपर पड़ जाता है तो चंद्र ग्रहण जो हो जाता है, ये सब वैज्ञानिक व्याख्या हम लोग को मिल जाएगा। और केवल ये सब चीज़ें नहीं, सौर जगत के बारे में, नक्षत्रों, तारा, महाकाश, पूरा आकाश गंगा के बारे में विस्तृत साइंटिफिकली चीज़ें, तब हम लोग ये नहीं समझे थे। वराहमिहिर में अपना अंक कस के लिख दिया था, पृथ्वी को घूमने में सूरज 365 दिन लगता है, और उन्हें कुछ घंटा बताया था जो अभी थोड़ा कम हो गया। तो उन्होंने इतना एग्जैक्टली बता दिया था, तब कुछ नहीं था शास्त्रों, ना दूरबीन था, ना कोई यंत्र था, बट उन्होंने अंक कस के, मैथ कस के बता दिया था। और केवल संस्कृत में यही नहीं है, त्रिकोणमिति, परिमिति, ज्यामिति सबका जनक इस संस्कृत है। त्रिकोणमिति का बहुत सारा सूत्र, भग्नांश, दशमिक, ये सब मैथमेटिकल जितना चीज़ें सूक्ष्म से सूक्ष्म सब संस्कृत में मिल जाएगा। संस्कृत का जो ग्रंथ है वराहमिहिर के, ये सब ग्रंथों में मिल जाएगा। बात की बात आ जाती है, ब्रह्मगुप्त है, उनका जो एक बेटी था लीलावती, उन्होंने अपना ग्रंथ में लिखाया था जैसे कैसे एरोप्लेन ऊपर चढ़ाया जाए। उन्होंने पारद का एक जलाने से भी एरोप्लेन चढ़ा के उसको बना के भी दिखाया। इस सब का जो वर्णन संस्कृत में आपको मिलेगा। इसीलिए संस्कृत को हम पुराना प्राचीन भाषा, मृतप्राय भाषा, मृत भाषा ऐसे कहकर, और ये पंडितों का भाषा ऐसे कहकर उसको दूर जितना हम करेंगे, उसी से हम दुनिया से, विश्व से और पीछे और जाते रहेंगे। जितना हम संस्कृत का बढ़ावा देंगे उतना हम देश को, भारत को पृथ्वी का श्रेष्ठ दर्जा दे पाएंगे। पुराना ज़माना फिर घुमाएगा, सब लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भारत में आएगा, हम लोग को और दूसरा जगह में जाकर पढ़ाई, दूसरा जगह के जाकर नौकरी, दूसरा जगह का पैसा का लोभ, धन का लोभ, ऐसा नहीं जाना होगा। संस्कृत का जो ये हम बताए इतना शास्त्र, संगीत शास्त्र है जो सरज ऋषभ गंधर्व नैवत नैषत दैवत पंचमा मध्यम, ये जो सप्तसुर है, सा रे गा मा पा धा नी सा,
ये सब तो शुरू संस्कृत से ही आया है। संस्कृत में नृत्य शास्त्रों का भरतनाट्यम जो ग्रंथ है उसमें नृत्य कैसे है, नाटक कैसे बनाना है, कैसे ये जो लोग फिल्म करता है, इसका क्या है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, गंदा गंदा चीज़ दिखा देते हैं। बट संस्कृत में जो भारत नाट्य शास्त्र हम पढ़ेंगे भारत का, उसमें हम नाटक में नायक, रस, श्रृंगार, गाना या क्या किस चीज़ दिखाना है या नहीं दिखाना है, पूरा वर्णन है। जैसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री आज जगह मतलब विश्व में बहुत आगे है, मतलब नाम है, फिर भी और भी आगे जा सकता था अगर वही रूल्स रेगुलेशन मान के अपना फिल्म बनाता था। क्योंकि वही फिल्म चलता है जो फिल्म रूल्स, जैसे बाहुबली, उसके बाद दंगल, ये जो फिल्म है इसमें कुछ गंदा चीज़ नहीं दिखाया गया। तो ये सब फिल्म नाट्य शास्त्रों का रूल्स मानकर हुआ, इसलिए इतना विदेश में करोड़ों रुपया कमा लिया। और जो फिल्म ये सब दिखाता है मर्डर वगैरह, ये सब फिल्म नहीं चलता है विदेश में, क्योंकि इसमें गंदा गंदा चीज़ रूल्स तोड़ के हम ये फिल्म बनाते हैं पैसा के लिए, लालच के लिए, कामना के लिए। ये नहीं है। संस्कृत में हर एक शास्त्र का वर्णन है। ज्योतिष शास्त्र एक ही, आपका भूत भविष्य सब ग्रह नक्षत्र कैसे घूम रहा है, कैसे है, एक ग्रह के साथ राशि का जो संबंध है और राशि के साथ आपका जो नक्षत्र का 29 नक्षत्र जैसे कैसे भोगता है, ये कौन सा राशि में क्या होगा, कब जन्म होने से मकर राशि सिंह राशि होगा, ये पूरा वर्णन एकदम ज्योतिष की दृष्टि से संस्कृत का भी बहुत मान ऊंचा कर दिया। क्योंकि अभी लोग ज्योतिष में विदेश में बहुत फैल गया और बढ़ावा दे रहा है, इसलिए संस्कृत में ज्योतिष से आप लोग को पता चल जाएगा जैसे इस संतान का भविष्य क्या होगा। इसलिए तो अभी अमेरिका में हम एक न्यूज़ आ रहे थे, लोगों ने अपना बेटा का जन्म इसी महीने में कर रहा है, इसी महीने में उसका ले रहा है, क्योंकि वो इस राशि को बने, मकर राशि को, और उसमें मेरा बेटा श्रेष्ठ बने। तो आप सोच लीजिए संस्कृत में क्या नहीं है। हम कश्यप ऋषि के बारे में पढ़े, उसमें उसका जो 2 पत्नी थे, दिति अदिति, तो अदिति के गर्भ में कश्यप जी ने 12 प्रकार का जीव, जैसे गंधर्व हो गया, सर्प हो गया, पुरुष, 12 प्रकार का जीवों का मतलब उत्पादन किया। मतलब उन्होंने एक स्त्री का गर्भ में केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य, पशु, कीट, पतंग, सांप, इन्हों का जन्म दिया था। तो आप सोच लीजिए अभी ऐसा कोई विज्ञान है जो दे सकते हैं एक ही स्त्री का गर्भ में इसी तरह बड़ा प्रकार का जन्म नहीं। और जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी हम लोग कहते हैं, वो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी विदुर है, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। ये जो आप जो नया नया जितना सिद्धांत आ रहा है सब आपको संस्कृत में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम टीवी देखते हैं, महाभारत में उसका वर्णन दिव्य चक्षु से किया गया है, संजय ने उसको बताया, वो देख कर आपने टीवी बना दिया और कहते हैं हम विदेश से इसका आया टीवी। तो कहाँ से पढ़ के हुआ? हम देखते थे रावण का एक था क्या जहाज, जिसको कहते हैं वायु में जो चलता था, वो जो उसी से एरोप्लेन का आइडिया आया। किंतु कौन इसको स्वीकार करेगा? वो लोग तो अपने अपने बना लेता है और कहते मेरा देश से इसका प्लेन का टीवी का आया है और मेरा देश से इसी को नोबेल प्राइज जीतना है। किंतु लेता है सब संस्कृत ग्रंथ से। कोई नहीं जिक्र करते हम कहाँ से इंस्पायर होकर ये चीज़ बनाए, ये चीज़ पर करे, किंतु सब अपना अपने बना लेता है। मेरा कहने का मतलब है कि संस्कृत को आप राजभाषा का दर्जा दे या उसका गुरुत्व और भी बढ़ा दे, ये आपके ऊपर मर्जी। मेरा जो बात हम जो बताई एक एक पॉइंट को हम अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विस्तार से और पूरा प्रूफ के साथ, मंत्र के साथ, सूत्र के साथ प्रूफ कर देंगे एक एक करके। आप केवल संस्कृत के ऊपर जनमत बढ़ाइए, उसको राष्ट्रभाषा दर्जा देना ये नहीं है देना, ये आपके ऊपर मर्जी है। अगर आपको सही लगे, अगर मेरा वीडियो देखकर आपको कुछ लाभान्वित हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्ते।